नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम ब्याज के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल किन्स का जो सिद्धांत है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत या ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और थ्योरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्स ने अपना जो सिद्धांत है ब्याज का, जिसे हम तरलता पसंद के सिद्धांत कहते हैं, उससे उसने 1936 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। उस पुस्तक का क्या नाम था? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है। उसमें उसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। किन्स ने अपना जो सिद्धांत है ब्याज का तरलता पसंद के सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसने अपनी पुस्तक में दिया था, ठीक है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 1936 में उनकी जो बुक है फेमस है, कौन सी है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब किन्स जो है वो क्या मानता है कि ब्याज जो है, वो ब्याज दर जो होती है वो एक तरह से पूर्णतः मौद्रिक घटना होती है। मतलब ब्याज की दर का जो निर्धारण होता है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। किन्स क्या कहता है कि ब्याज की दर का निर्धारण किस आधार पर होता है? मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर होता है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो जाती हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है? ब्याज की दर का निर्धारण होगा, ठीक है। ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ पे होगा? जहाँ पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होती है। अब किन्स जो है वो क्या कहता है कि मुद्रा में एक तरह से क्या होता है? तरलता का गुण होता है, ठीक है। मतलब जो भी संपत्ति होती है, जैसे कोई स्थायी परिसंपत्ति, जैसे मकान हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती हैं, ठीक है, हीरे जवाहरात हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं। तो जो संपत्ति होती है उसमें से सबसे तरल रूप जो होता है वो क्या होता है? मुद्रा का। तो किन्स मुद्रा को सबसे तरल रूप मानता है, ठीक है, संपत्ति का। और वो क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मुद्रा किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास में जो तरल संपत्ति थी, ठीक है, मुद्रा के रूप में, उसका उसने क्या किया है? त्याग किया है। और उस त्याग के बदले में वो कोई अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना चाहता है, अतिरिक्त कोई पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है, जिसे किन्स क्या कहता है? ब्याज कहता है, ठीक है। तो किन्स का क्या कहता है कि व्यक्ति के पास में मुद्रा होती है, ठीक है, जो संपत्ति का सबसे तरल रूप होती है। और जब व्यक्ति मुद्रा को किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है, तो इसका मतलब हुआ कि उसने अपनी तरलता का त्याग किया है। और तरलता का त्याग वो कब करेगा? जब उसके बदले में उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो किन्स का जो सिद्धांत है तरलता पसंद की, उसको हमें इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किन्स क्या कहता है? ब्याज मुद्रा की तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, ठीक है। तो किन्स कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मुद्रा को वो कई रूपों में रख सकता है, ठीक है। मुद्रा को चाहे तो वो अपने जैसे उसके बॉन्ड खरीद लें, प्रतिभूतियां खरीद लें, ठीक है, कोई संपत्ति खरीद ले, जैसे, तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं जिसमें वो मुद्रा को रख सकता है। लेकिन जो सबसे तरल रूप होता है, ठीक है, वही क्या होता है? नकद मुद्रा, ठीक है। जो कैश लिक्विडिटी की हम बात करते हैं वो क्या होती है? नकद मुद्रा होती है, ठीक है। और नकद मुद्रा को वो अपने पास में रखता है ताकि अपनी इच्छा अनुसार जो भी वो चीज़ खरीदना चाहे उससे प्रयोग कर सकता है, ठीक है। तो नकद मुद्रा क्यों रखता है? क्योंकि वह अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। इसलिए किन्स मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के रूप में देखता है, ठीक है। मुद्रा की मांग को क्या कहता है? तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। क्यों रखता है? क्योंकि मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप होती है, नकद रूप में रखना पसंद करता है। क्योंकि अपनी इच्छाओं की वो पूर्ति कर सकता है कभी भी। अब देखिए, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो क्या मानते थे कि मुद्रा का केवल एक कार्य होता है। कौन सा होता है? विनिमय का माध्यम। मतलब वस्तुओं का लेन देन करने के लिए मुद्रा प्रयोग की जाती है। लेकिन किन्स क्या कहता है कि वस्तुओं के लेन देन के साथ साथ में मुद्रा का एक और प्रमुख कार्य होता है, वो होता है मूल्य का संचय, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य का हम संचय कर सकते हैं मुद्रा के द्वारा।
तो इस कार्य के आधार पर वो क्या करता है कि लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि मुद्रा में एक गुण होता है, उसका एक कार्य होता है मूल्य का संचय। अब ब्याज की दर का जो निर्धारण है वो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मुद्रा की मांग क्या होती है। ठीक है, डिमांड ऑफ मनी क्या होती है। तो डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग का आशय क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने पास में मुद्रा को नकद रूप में, तरल रूप में रखना चाहते हैं। तो नकद रूप में, तरल रूप में रखने को क्या कहता है कि मुद्रा की मांग कहता है। ठीक है, मुद्रा की मांग का संबंध क्या होता है कि व्यक्ति अपने पास में मुद्रा को नकद रूप में रखना चाहता है, तरल रूप में रखना चाहता है। किंस इसे मुद्रा की मांग कहता है। किंस कहता है कि लोग अपने पास में मुद्रा नकद रूप में 3 कार्यों के लिए रखना चाहते हैं। उसके 3 कारण हो सकते हैं, 3 उद्देश्य बताता है। ठीक है, किंस क्या बताता है कि मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। व्यक्ति अपने पास में मुद्रा को नकद रूप में क्यों रखना चाहता है? 3 कारण बताता है। पहला कारण क्या है? लेन देन उद्देश्य। ठीक है, या जिसको हम सौदा उद्देश्य या कार्य संपादन उद्देश्य भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में होता है ट्रांजैक्टिव मोटिव। अब देखो किंस क्या कहता है कि जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, ठीक है, उनको अपनी दैनिक जीवन की जो आवश्यकता होती है, ठीक है, डे टू डे उसको जो ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकद रूप में मुद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी लोग क्या करते हैं संसार में, चाहे वो लोग हैं, परिवार हैं, फर्में हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। और वस्तुओं सेवाओं का क्रय विक्रय करने के लिए उनको मुद्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मुद्रा की आवश्यकता क्यों होती है? वस्तु सेवाओं को खरीदने और बेचने के लिए। तो किंस क्या कहता है कि ये जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है लोगों द्वारा, फर्मों द्वारा या परिवारों के द्वारा, ये मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आय के स्तर के ऊपर। ठीक है, अगर आय का स्तर ज़्यादा होगा तो लोग इस उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास में ज़्यादा रखेंगे, और आय का स्तर कम होने पर इस उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास में वो कम रखेंगे। या किंस जो है वो बताता है कि मुद्रा की मांग लेन देन उद्देश्य के लिए निम्न कारणों पर, तत्वों पर निर्भर करती है। पहला वो क्या बताता है? आय, उत्पादन और रोजगार के स्तर पर। दूसरा है आय प्राप्ति की आवृत्ति, कितने अंतराल के मध्य में आय प्राप्त हो रही है। ठीक है, जैसे व्यक्ति को जो सैलरी मिलती है वो महीने के आधार पर मिलती है, या कोई व्यक्ति जैसे डेली बेस पे काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या बताता है कि जो ये लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो आय प्राप्ति की जो आवृत्ति है, अंतराल कितना है, उसके ऊपर भी निर्भर करती है, और एक व्यय की अवधि के ऊपर भी निर्भर करती है। तो व्यक्ति जैसे आज जो लेन देन कर रहा है वो अगर कम कर रहा है, ठीक है, उसका भुगतान अगर वो भविष्य में करना चाहता है तो वर्तमान में उसको मुद्रा की आवश्यकता क्या होगी? कम होगी। दूसरा जो उद्देश्य बताता है वो है दूरदर्शिता उद्देश्य। ठीक है, जिसको हम प्रिकॉशनरी मोटिव कह सकते हैं। तो किंस क्या कहता है कि लोग अपने जो मुद्रा अपने पास में नकद रूप में रखते हैं, तो वो किस कारण से रखते हैं कि भविष्य में जो अनिश्चितता होती हैं, ठीक है, अनिश्चितता क्या हो सकती हैं? जो भी उसके आकस्मिक खर्चे हो सकते हैं। तो जैसे कोई बीमारी हो जाए, या कोई दुर्घटना हो जाए, या कोई मृत्यु हो जाए, या फिर कोई सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, ठीक है, उसमें उसको खर्चा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी कारणों से भी वो क्या करता है? मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखता है। ठीक है, तो इसको क्या कहता है? दूरदर्शिता उद्देश्य। मतलब भविष्य में उसके जो भी खर्चे हो सकते हैं, आकस्मिक खर्चे जो अनिश्चित एक तरह से। ठीक है, और किंस क्या कहता है कि ये जो दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है वो भी किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आय के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, ब्याज की दर से ये प्रभावित नहीं होती। इसका मतलब लेन देन उद्देश्य और दूसरा हमारा दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किसके ऊपर निर्भर करती है? किंस के अनुसार? आय के ऊपर। ठीक है, इसलिए इसको हम कैसे ले सकते हैं? L1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, इसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित कर दिया हमने, लेन देन मांग भी आ गई और दूरदर्शिता मांग भी आ गई। दोनों किसके ऊपर निर्भर हैं? आय के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमने ये जो y लिया है, इस y का मतलब किससे है? आय से है। और L1 का मतलब क्या है? दूरदर्शिता और लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग।
तीसरा कारण जो बताता है किन्स वो है सट्टा उद्देश्य, ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग की जाती है वो क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या होती है अनिश्चितता, किसकी, जो बॉन्ड एवं प्रतिभूतियां होती है और एक ब्याज दर होती है, इनमें क्या होती है अनिश्चितता पाई जाती है। मतलब इनमें क्या होता है परिवर्तन होता रहता है, और जब इनकी कीमतों में परिवर्तन होता रहता है, जैसे बॉन्ड एवं प्रतिभूतियां हैं, ठीक है, इनकी कीमतों में परिवर्तन का मतलब कि भविष्य में बढ़ने की संभावना है या कम होने की संभावना है। ब्याज दर भी हो सकती हैं, ब्याज की दर भविष्य में बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो जब इनमें परिवर्तन से लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखता है, तो किन्स उसको क्या कहता है सट्टा उद्देश्य के लिए मांग, ठीक है। मतलब भविष्य में अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव किसमें, एक तो बॉन्ड और जो प्रतिभूतियां हैं उनकी कीमतों में, या फिर ब्याज की दरों में जो उतार चढ़ाव होते हैं, और उनसे लाभ कमाने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रख सकता है। अब देखो किन्स क्या कहता है कि यदि लोगों को ऐसा लगता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं कि भविष्य में प्रतिभूतियों की कीमतों में वृद्धि होगी, ठीक है, तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे कि अभी क्या करेंगे उन प्रतिभूतियों को खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वो मुद्रा की नकद मांग अभी क्या करेंगे कम, अपने पास में नकद रूप में कम रखना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि जो प्रतिभूतियां हैं उनकी कीमत क्या हो जाएगी भविष्य में बढ़ जाएगी। तो जब कीमतें बढ़ जाएगी भविष्य में तो उनको वो बेच देंगे और क्या करेंगे लाभ कमा लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्तमान में वो मुद्रा की नकद मांग कम करेंगे, ठीक है। इसके विपरीत दूसरी स्थिति है कि यदि वो ऐसा सोचते हैं कि यदि भविष्य में प्रतिभूतियों की कीमतें कम होगी, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि ब्याज दर में वृद्धि की संभावना होगी, तो इस स्थिति में क्या होगा सट्टा मांग के लिए मुद्रा की जो मांग है वो क्या होगी अधिक होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ब्याज की दर है और मुद्रा की सट्टा मांग उनमें क्या संबंध होता है विपरीत। किन्स क्या बताता है ये अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ने की संभावना है, ठीक है, तो वो मुद्रा की सट्टा मांग क्या करेंगे अपने पास में कम रखना पसंद करेंगे नकद मांग, ठीक है। और ब्याज की दर अगर कम होती है तो उसमें सट्टा मांग क्या करेंगे कम। अगर ब्याज की दर अभी कम है तो अपने पास में वो नकद रूप में ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। क्यों रखना पसंद कम करेंगे, मतलब अभी ब्याज की दर अगर कम है, ठीक है, तो वो अपने पास में सट्टा मांग मतलब नकद रूप में ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि वो सोचेंगे कि भविष्य में जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी, ठीक है, तब वो लाभ कमा लेंगे। जिसका मतलब सट्टा मांग जो होती है वो आय पर निर्भर नहीं करती, किसके ऊपर निर्भर करती हैं ब्याज की दर के ऊपर। तो इस स्थिति को हम कैसे ले सकते हैं L2 बराबर फंक्शन ऑफ R, ठीक है। L2 का मतलब यहाँ पे किससे है सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग से है, और R का मतलब किससे है ब्याज की दर से। तो इस प्रकार हम मुद्रा की जो कुल मांग है उसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं L1 प्लस L2 करके, ठीक है। L1 क्या हो गया जिसके अंतर्गत लेन देन उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य दोनों आ गए हैं, और L2 क्या हो गया हमारा सट्टा उद्देश्य, ठीक है। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं कि जो मुद्रा की कुल मांग है वो किसका फलन है, किसके ऊपर निर्भर करती है आय और ब्याज की दर के ऊपर। और किन्स क्या कहता है कि जो आय होती है, ठीक है, वो एक तरह से क्या होती है अल्पकाल में तो स्थिर ही होती हैं। अब देखो किन्स जो है वो बताता है कि जो मुद्रा L1 है वो एक तरह से क्या होती है सक्रिय मुद्रा होती है, ठीक है, जिस पर ब्याज की दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो किससे प्रभावित होती हैं आय से। जबकि जो L2 है सट्टा मांग के लिए मुद्रा की जो मांग होती है उसको क्या कहता है निष्क्रिय मुद्रा, मतलब इसका कोई काम नहीं होता, वो ऐसी पड़ी होती हैं, और वो किससे प्रभावित होती हैं ब्याज की दर से। अब हम किन्स का जो सिद्धांत है, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि मुद्रा की मांग हम इस रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं मुद्रा की जो मांग है उसको, ठीक है। तो मुद्रा की मांग का जो वक्र होता है वह कैसा बनता है ऊपर की ओर से नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का, और एक बिंदु के बाद में वो फिर क्या होता है एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, जिसमें ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाता है। तो किन्स क्या कहता है कि ए से लेकर बी तक का जो भाग है वो क्या होता है ऋणात्मक ढाल का होता है, ठीक है, जो क्या दर्शाता है कि यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर अधिक होती है तो मुद्रा की जो सट्टा मांग है वो क्या होगी कम, और ब्याज की दर कम होगी तो मुद्रा की सट्टा मांग क्या होगी
अधिक होती हैं, ठीक है, इसलिए कैसा बनता है हमारा ऋणात्मक ढाल का। लेकिन किन्स क्या कहता है कि ब्याज की दर जो कम होती हैं उसका एक न्यूनतम स्तर आ जाता है, उसके बाद में अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर और कम नहीं हो सकती है, ठीक है। जब ब्याज की दर अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, मुद्रा की जो मांग है उसे नकद रूप में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। कहीं पर भी वो निवेश करना पसंद नहीं करेंगे, मुद्रा को क्या करेंगे, अपने पास में नकद रूप में रखते हैं। तो इस स्थिति में मुद्रा की मांग का जो वक्र है वो कैसा बन जाता है, पूर्णतः लोचदार, ठीक है, जिसको किन्स क्या कहता है, तरलता जाल, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है उसको किन्स क्या नाम देता है, बी से लेकर एलपी तक का ये भाग है, किन्स इसको क्या बोलता है, तरलता जाल। आगे सुन में कि मुद्रा की जो मांग का वक्र ऊपर से नीचे गिरता होता है और जब ब्याज की दर का एक न्यूनतम स्तर आ जाएगा तो उसके